कार्यक्रम तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं जयशंकर प्रसाद की कहानियों का रेडियो नाट्य वाचन। वाचन स्वर है डॉक्टर ऋतु राजपूत का और प्रस्तुति काजल सूरी की। आज की कहानी है बेड़ी। बाबूजी, 1 पैसा। मैं सुनकर चौंक पड़ा। कितनी कारुणिक आवाज थी। देखा तो एक 9-10 बरस का लड़का एक दृष्टिबाधित की लाठी पकड़े खड़ा था। मैंने कहा, ये दृष्टिबाधित तुमको कहां से मिल गया? उसे दृष्टिबाधित कहना मुझे कुछ भला लगा। इस संबोधन में उस दीन के अभाव की ओर सहानुभूति और सम्मान की भावना थी, व्यंग नहीं था। उसने कहा, बाबूजी, ये मेरा लड़का है। मुझ अंधे की लकड़ी है। इसके रहने से पेट भर खाने को मांग सकता हूं और दबने कुचलने से भी बच जाता हूं। मैंने उसे इकन्नी दी। बालक ने उत्साह से कहा, आहा, इकन्नी। बूढ़े ने कहा, दाता, जुग जुग जियो। मैं आगे बढ़ा और सोचता जाता था, इतने कष्ट से जो जीवन बिता रहा है, उसके विचार में भी जीवन ही सबसे अमूल्य वस्तु है। हे भगवान, दीनानाथ करी क्यों देरी। दशाशव मेघ की ओर जाते हुए मेरे कानों में ये प्रौढ़ स्वर सुनाई दिया। उसमें सच्ची विनय थी, वही जो तुलसीदास की विनय पत्रिका में ओतप्रोत है। वही आकुलता, सानिध्य की पुकार, प्रबल प्रहार से व्यथित की कराह, मोटर की दंभ भरी भीषण भौं भौं में विलीन होकर भी वायुमंडल में तिरने लगी। मैं अवाक होकर देखने लगा। वही बुढ़ा व्यक्ति, किंतु आज अकेला था। मैंने उसे कुछ देते हुए पूछा, क्यों जी, आज वो तुम्हारा लड़का कहाँ है? बाबूजी, भीख में से कुछ पैसा चुरा कर रखता था, वही लेकर भाग गया। ना जाने कहां गया। उन फूटी आंखों से पानी बहने लगा। मैंने पूछा, उसका पता नहीं लगा? कितने दिन हुए? लोग कहते हैं कलकत्ता भाग गया। उस नटखट लड़के पर क्रोध से भरा हुआ मैं घाट की ओर बढ़ा। वहां एक व्यास जी श्रवण चरित की कथा कह रहे थे। मैं सुनते सुनते उस बालक पर अधिक उत्तेजित हो उठा। देखा तो पानी की कल का धुआं पूर्व के आकाश में अजगर की तरह फैल रहा था। कई महीने बीतने पर चौक में वही बुढ़ा फिर दिखाई दिया। उसकी लाठी पकड़े वही लड़का अकड़ा हुआ खड़ा था। मैंने क्रोध से पूछा, क्यों बे, तू अपने दृष्टिबाधित पिता को छोड़कर कहां भागा था? वो मुस्कुराते हुए बोला, बाबूजी, नौकरी खोजने गया था। मेरा क्रोध उसकी कर्तव्य बुद्धि से शांत होने लगा। मैंने उसे कुछ देते हुए कहा, बेटा, तेरी यही नौकरी है। तू अपने बूढ़े पिता को छोड़कर ना भागा कर। वृद्ध व्यक्ति बोल उठा, बाबूजी, अब ये नहीं भाग सकेगा। इसके पैरों में बेड़ी डाल दी गई है। मैंने घृणा और आश्चर्य से देखा। सचमुच उसके पैरों में बेड़ी थी। बालक बहुत धीरे धीरे चल सकता था। मैंने मन ही मन कहा, हे भगवान, भीख मंगवाने के लिए बाप अपने बेटे के पैर में बेड़ी भी डाल सकता है? और वो नटखट
फिर भी मुस्कुराता था। हाँ, संसार तेरी जय हो। मैं आगे बढ़ गया। मैं एक सज्जन की प्रतीक्षा में खड़ा था। आज नाव पर घूमने का उनसे निश्चय हो चुका था। गाड़ी, मोटर, तांगे टकराते टकराते भागे जा रहे थे, सब जैसे व्याकुल हों। मैं दार्शनिक की तरह उनकी चंचलता की आलोचना कर रहा था। सिरस के वृक्ष की आड़ में फिर वही कंठ स्वर सुनाई पड़ा। बूढ़े ने कहा, बेटा 3 दिन और न ले पैसा। मैंने रामदास से कहा है, 7 आने में तेरा कुर्ता बन जाएगा रे। अब ठंड पड़ने लगी है। उसने ठुनकते हुए कहा, नहीं, आज मुझे तो पैसा चाहिए। मैं कचालू खाऊंगा। वो देखो ना, सामने उस पटरी पर बिक रहा है। बालक के मुंह और आंख में पानी भरा था। दुर्भाग्य से वृद्ध उसे पैसा नहीं दे सकता था। वो न देने के लिए हट करता ही रहा, परंतु बालक की ही विजय हुई। वो पैसा लेकर सड़क की उस पटरी पर चला। उसकी बेड़ी से जकड़े हुए पैर पैतरा काट कर चल रहे थे, जैसे युद्ध विजय के लिए। नवीन बाबू 40 मील की स्पीड से मोटर अपने हाथ से दौड़ा रहे थे। दर्शकों की चीत्कार से बालक गिर पड़ा। भीड़ दौड़ी, मोटर निकल गई और वो वृद्ध विकल होकर रोने लगा। बेचारा किधर जाए? तभी एक ने कहा, अरे नहीं नहीं, चोट अधिक नहीं है। दूसरे ने कहा, हथियारे ने बेड़ी पहना दी, नहीं तो बेचारा चोट क्यों खाता? वृद्ध ने कहा, काट दो बेड़ी, काट दो बेड़ी बाबा, मुझे न चाहिए। और मैंने हतबुद्धि होकर देखा कि बालक के प्राण पखेरु अपनी बेड़ी काट चुके थे।